अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स की बुक के कराची बोर्ड के साउंड एंड वेव। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि इसकी कोई मैंने आउटलाइन और लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो बनाया नहीं है, तो हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हुए जाएंगे ताकि आपके एमसीक्यूज और चैप्टर की थ्योरी की पूरी पक्की तैयारी हो सके। तो सबसे पहले अगर बात करें वेव की कि वेव क्या होती है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगी वेव क्या होती है तो वो मुझे अपना हाथ घुमा के दिखा देता है, बोलता है सर ये वेव होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वेव असल में बात ये होती है, वेव ऐसा मैकेनिज्म या ऐसी डिस्टरबेंस होती है जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। अब मिसाल के तौर पे अगर हम लोग बात करें पानी के कतरे की, जैसे पानी का कतरा एक गिर रहा है किसी जगह पे या समंदर में कोई चीज़ हम गिरा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे और ये वेव क्रिएट होती है हमारे पास। तो एक तरह की ये डिस्टरबेंस भी है और एक तरह की ये मैकेनिज्म भी है जिससे एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पे ये कतरा अगर गिर गया और फिर जाके इसका जो हमारे पास एनर्जी है दूसरी तरफ फैल रही है, तो यहाँ पे एनर्जी हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। बाकी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेव का मत देखा जाए, एनर्जी या लाइट एनर्जी मूविंग फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन टू योर आई, यानी लाइट एनर्जी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से आपके आई तक मूव कर रही है। किस तरह? लाइट वेव की शक्ल में। ऐसी जो साउंड आपको सुनाई दे रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मेरी जबान हिल रही हो, जबान में वाइब्रेशन हो रही हो। एक चीज़ जब वाइब्रेट होती है तब जाके साउंड प्रोड्यूस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन तो साउंड एनर्जी रेडियो की शक्ल में या किसी भी शक्ल में जो हमारे पास कान में आ रही है, वो हमारी साउंड वेव होती हैं। अब साउंड वेव को कैरी करने के लिए या किसी भी वेव को कैरी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कोई ना कोई मीडियम का। अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हवा मीडियम है, हवा नहीं होगी तो आवाज़ नहीं आएगी। जैसे मैं स्पेस में बोल दूँ तो आवाज़ पहुँच ही नहीं पाएगी। तो कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होता है। बाकी जितने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें तो मीडियम के बारे में अच्छे से ही पता होगा कि क्या वायरलेस मीडियम होता है, क्या वायर मीडियम होता है और किस तरह मीडियम हमारा सिग्नल पहुँचाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। बाकी अगर देखा जाए वेव जो हमारी फैलती है, वेव हमारी मूव कर सकती है रोप में। जैसे कि एक रस्सी बनी हुई है, उसको अगर आप एक तरफ से भी मूव करें या एक तरफ से भी उस पे फोर्स लगाएं तो दूसरी तरफ में वेव क्रिएट हो रही होती है, यानी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ऐसी स्ट्रिंग में भी होता है, ऐसी हमारा सरफेस ऑफ वाटर में भी हम लोगों ने देखा। साथ में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इवन स्पेस में भी वेव क्रिएट हो जाती है, यानी हवा में भी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि वेव एवरीवेयर है, जो भी हमारे पास नेचर है उसकी एग्जाम्पल हमारे पास किस तरह है। मैं बोल रहा हूँ तो ये हमारे पास साउंड वेव आ रही है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास लाइट वेव विजिबल वेव में आ रही है, आपको आवाज़ अगर सुनाई दे रही है, सिग्नल आ रहे हैं तो माइक्रोवेव रेडियो वेव की शक्ल में आ रहे हैं। वाटर की अलग वेव है, टेलीफोन कॉर्ड की अलग वेव है, अर्थक्वेक की वेव अलग होती है, हीट वेव अलग हमें आ रही है, सब तरह की वेव्स आ रही हैं। एक रेडिएशन भी आपकी वेव की फॉर्म में ही आ रही होती है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। आगे देखते हैं वेव बनती किस तरह से है। भाई वेव जो होती है हमारी वाइब्रेशन से बनती है। जैसे मेरी साउंड वेव अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरी ज़बान हिल रही है तो हमारी आवाज़ क्रिएट हो रही है। अगर मैं बिना ज़बान हिलाए नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई ना कोई वाइब्रेशन रिक्वायर्ड होती है। ओके। वेव क्रिएट सोर्स ऑफ एनर्जी कॉज सम मीडियम टू वाइब्रेट, यानी मीडियम जब वाइब्रेट होता है तब जाके हमारे पास वेव क्रिएट होती है। वाइब्रेशन इज अ रिपीट टू एंड वॉक, यानी अप एंड डाउन एंड बैक एंड फॉर मोशन। हमने एक वाइब्रेटिव मोशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, ऑसिलेटिव मोशन। वो आपकी टाइप होती है किसी भी वाइब्रेशन की, यानी अगर एक बॉडी टू और फ्रो मूव करी या अप एंड डाउन मूव करी तो हमारी वाइब्रेशन कहलाती है। सोर्स ऑफ वाइब्रेशन हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वेव पे। ऑसिलेशन क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा इसमें वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों चीज़ें एक तरह से सेम होती हैं। ऑसिलेशन क्या होता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रेगुलरली रिपीट इटसेल्फ, तो वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन भी कहलाता है। यानी वो मोशन जो अपने आप को सेम रिपीट करता रहे एक ही पाथ में, यानी एक ही रास्ते में, तो वो हमारा ऑसिलेशन कहलाता है। द मोशन इज पीरियोडिक, इट मीन सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, या पीरियड, टाइम पीरियड कहलाता है, वैसे पीरियड कम बोलते हैं। यानी उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, एक फिक्स टाइम होगा और इस तरह से वो काम कर रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, तो उसमें भी ऐसे ही हो रहा होता है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्प्रिंग के जरिए हम बता रहे होते हैं कि किस तरह मोशन होता है इसका, और ये मोशन आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। ओके, इसको हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशन वो मोशन जो अपने आप को रिपीट्स करे अपने इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमारे पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। द मोशन विच रिपीट्स सेल्फ आफ्टर द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी कैन कॉल इट द पीरियोडिक मोशन, यानी अपने हिसाब से उसी टाइम में रिपीट करें। जो हमारा पेंडुलम का मोशन हो गया या हमारे पास स्प्रिंग का मोशन हो गया, हमने स्प्रिंग को एक तरफ से हिला दिया तो अपने आप को उसी मोशन में रिपीट करता रहता है। ऐसा नहीं होता वो लेफ्ट की जगह राइट चले जाए या राइट की जगह आपको चले जाए, ऊपर से नीचे चले जाए।
अब ऊपर नीचे हो रहा है तो ऊपर नीचे होगा, लेफ्ट राइट हो रहा है तो लेफ्ट राइट होगा। ये पीरियोडिक मोशन डायग्राम होती है। यहाँ पे हम लोगों ने एक साउंड सिस्टम दिखाया हुआ है। साउंड सिस्टम काम किस तरह करता है वैसे तो हमें शो नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ में वाइब्रेशन हो रही होती है, और साउंड की वेव अगर आप लाउड स्पीकर के पास खड़े हो तो पता भी चल रहा होता है कि यहाँ पे कोई वाइब्रेशन मोशन हो रही है जो चीज़ को धकेल रही है। इस तरह साउंड क्रिएट हो रहा होता है। अच्छा, अब बात हम लोग कर रहे थे वेव की और साउंड की, तो उसमें वेव के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें समझना चाहिए कि हर वेव में क्या क्या पैरामीटर होता है। सबसे पहला पैरामीटर होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये डिफाइन करता है हमारी वेव का कि हमारी जो वेव है उसकी हाइट कितनी है, या उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। यहाँ मैं देखता हूँ पेन लाने की कोशिश करता हूँ, अगर पेन आता है तो ये रहा पेन। तो पेन हम लोगों का ये डिफाइन कर रही है, यानी जितना ज़्यादा ये ऊपर जा रहा है, गलत बन गया थोड़ा सा, लेकिन जितना ज़्यादा ये ऊपर जा रही है वेव, ये इसकी एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब कि आवाज़ ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है अपनी इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन से। ये जो लाइन है ये हमारी इक्विलिब्रियम प्रेशर या इक्विलिब्रियम लाइन कहलाती है, यानी जो हमारी रेस्ट पोजीशन पे होती है। बाकी इस लाइन की जो वेव है ये हमारे जो ऊपर का हिस्सा है जो हमारे पहाड़ जैसा है, इससे यहाँ तक ये हमारी पीक टू पीक वैल्यू कहलाती है, और ये कहलाती है वेव लेंथ। यानी एक वेव यहाँ से शुरू होके यहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही है तो ये हमारी वेव लेंथ कहलाएगी। ओके, यानी वेव की लंबाई एक तरह का ये डिस्टेंस होता है हमारी वेव का, कि वेव ने कितना सफ़र किया है कितनी दूर तक। और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये डिफाइन करता है कि हमारा साउंड ने मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट किया अपनी ऊंचाई में। यही चीज़ हमारी डिफाइन करती है कि साउंड कितना ज़्यादा लाइट है या कितना ज़्यादा क्वाइट है। ओके, यानी कितना ज़्यादा लाउडर है या कितना ज़्यादा हल्का है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जब हमारे वेव लेंथ कवर हो रही है तो हमारे पास कोई ना कोई टाइम लगेगा, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और जो ए है हम लोग इसको बोल रहे हैं क्या, एम्पलीट्यूड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यानी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारी पूरी वेव शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म हुई, इसमें जो टाइम लगा पूरी एक कंप्लीट वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन हमारे पास याद रखिएगा 360 डिग्री होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ये पूरा क्या है 180 डिग्री, और ये फिर पूरा क्या है 180 डिग्री। तो पूरा एक कंप्लीट वाइब्रेशन हमारे पास एक तरह से सर्किल बन जाता है। तो ये हमारे पास होती है 360 डिग्री। तो जो कंप्लीट होती है वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन वो हमारा कहलाता है टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं हमारे, वो हमारी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली होती है टाइम पीरियड का। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डज नॉट इफेक्ट एम्पलीट्यूड बट इट इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। अब जैसे इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन हमारे पास जो एक वेव बन रही थी, एक ऑसिलेशन बन रही थी, इसकी जगह दो बन रही है। तो यहाँ हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो गया, हाफ हो गया, और फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। दो वेव बन गई यानी डबल फ्रीक्वेंसी। एक बार टाइम आ रहा है तो एक बार टाइम, ये देखें यहाँ पे बताया हुआ है। जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी उसमें नंबर ऑफ वेव ज़्यादा होंगी और उनका शॉर्टर टाइम होगा। जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी उसके नंबर ऑफ वेव कम होंगी और उसका टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वेव लेंथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वेव लेंथ हम लोगों की वेव लेंथ होती है कि एक जो चीज़ होती है जो ऊपर हमारी वेव लेंथ बन रही होती है पॉजिटिव होता है क्रस्ट, और नीचे जो होती है हमारी ट्रफ होती है, कि क्रस्ट से क्रस्ट हमारी कितनी वेव हो रही है, यानी पॉइंट ए से इसके यहाँ पे शो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वेव बन रही है, या ट्रफ से ट्रफ कितनी वेव बन रही है, ये हमारी कहलाती है वेव लेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, और द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव पार्टिकल, यानी कितना वेव पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, ये हमारे कहलाते हैं वेव लेंथ। आगे बढ़ते हैं भाई। ये हम लोग बता रहे हैं अगर वेव को कंप्रेस करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जब वेव को हम रिफ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ओके, ये हमारी टोटली पूरी वेव लेंथ को बता रही है। हायर फ्रीक्वेंसी की वेव और लोअर फ्रीक्वेंसी की वेव हम बता चुका हूँ पहले क्या होती है। ये हमारी हायर फ्रीक्वेंसी की जिसमें वेव ज़्यादा आ रही है, लोअर फ्रीक्वेंसी की वेव कम आ रही है। अगर वेव की स्पीड की बात हो तो वी से हमारी शो होती है वेव की स्पीड, वो हमारी शो करवाती है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितनी फ्रीक्वेंसी ने। जैसे हमारा फॉर्मूला होता था वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। अब यहाँ पे टाइम तो है नहीं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है, और हमारे पास क्या है एक तरह से लैम्डा, या फिर कह रहे हैं कि f किसके बराबर होता है 1/t के। तो हमारे पास वेलोसिटी इस तरह डिफाइन होती है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता, यानी v इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाता है लैम्डा अपॉन टी। हमने टी को कन्वर्ट कर दिया किस में, 1/t को कन्वर्ट कर दिया हमने
एफ में, तो ऊपर एफ आ गया है, तभी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारी डेरिवेशन होती है छोटी सी। ओके, ये हमारा रिलेशन होता है वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बच्चों को एक चीज़ बताने के लिए होती है, कुछ बच्चों को इशू होता है कि अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम लोग किस तरह इसको नीचे भेजें, कोई चीज़ कौन सी डिवाइड में जाएगी, कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई में जाएगी। ये 3 पैरामीटर होते हैं, ये हम लोगों की एक रेक्टेंगल शेप रिप्रेजेंट करवाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाने के लिए, जिनका मैथ्स कमज़ोर हो, छोटे बच्चे नहीं, कि अगर हम लोगों की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम लैम्डा को नीचे भेज देंगे, तो वो ये v अपॉन लैम्डा हो जाएगा, f बराबर होता है। तो ट्राइंगल की रिप्रेजेंट डायग्राम ये बनाती है कि एक इक्वल की साइड जो आपका v है वो ऊपर रख दें और बाकी 2 साइडें एक साइड कर दें। अगर आपको v फाइंड करना है तो v के ऊपर आप हाथ रख दें, फार्मूला क्या बन जाएगा, f लैम्डा। अगर आपको f फाइंड करना है तो f के ऊपर हाथ रख दें या उंगली रख दें, तो बन जाएगा फार्मूला v अपॉन लैम्डा। और अगर आपको लैम्डा फाइंड करना है तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, v अपॉन f। तो ये चीज़ होती है हमारी वेव इक्वेशन, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम हम लोगों को ये डिफाइन कर रहा होता है कि हम लोगों ने एक मास में, एक स्प्रिंग में एक मास अटैच किया हुआ है। अब ये बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे, यानी उसमें कोई फोर्स नहीं लगी हुई। हमने उस पर फोर्स लगाई, पीछे की तरफ ढकेला। यहाँ पे फोर्स उसे क्या कर रही है, स्प्रिंग को आगे की तरफ लाना चाह रही है, लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कर रहे हैं, पीछे की तरफ। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स के नेगेटिव होता है। यानी अगर फोर्स पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अब जब छोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, छोड़ेंगे तो हमारे पास एफ जो होगा वो पीछे की तरफ जाने का कर रहा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ ले जा रहा होगा जब एक्सटेंडेड मोड होगा। तो ये हमारे स्प्रिंग मास सिस्टम की कॉन्सेप्ट है कुछ, कि हमेशा फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन ये शो कराएगा कि हमेशा फोर्स उल्टी अपोजिट साइड होगी हमारे डिस्प्लेसमेंट के। आगे बढ़ते हैं। के यहाँ पे कांस्टेंट होगा। के कांस्टेंट हम लोगों का डिफाइन कर रहा होता है। स्प्रिंग कैसा है भाई, देखें, स्प्रिंग पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, यानी स्प्रिंग हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है स्प्रिंग बहुत हल्की सी वेट पे बहुत ज़्यादा मूव कर जाए, वैसा भी हो सकता है स्प्रिंग कई किलो के वेट पे मूव भी ना करे। तो ये सब स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को शो करवाता है के कांस्टेंट। ओके, अब इसको आगे बढ़ाते हैं ज़रा। ये हमारे पास बताया हुआ है कि किस तरह स्प्रिंग हमारा मूव कर रहा होता है। जब फोर्स इस पर नीचे की तरफ लग रही होगी तो ये पीछे की तरफ जा रहा होगा, जब फोर्स आगे की तरफ लग रही होगी तो यार उल्टी तरफ जा रहा होगा। ओके, ऐसे ही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक और टाइप आती है, सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है भाई, पेंडुलम एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी घड़ी में आपने देखा होगा, जिसमें मोशन जो हो रहा होता है वो भी हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है, जो रिपीट हो रहा होता है पॉइंट बी से लेकर ए की तरफ और ए से लेकर बी की तरफ। और ये पीरियोडिक मोशन इस बात से कहलाता है क्योंकि अपने इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता है, हर एक सेकंड में ये मूव कर रहा होता था पुरानी घड़ियों में। ओके, यहाँ पे ये कंसिस्ट होता है एक बॉब पे, यानी एक स्मॉल सी गोल सी चीज़ लगी होती है, उसको बॉब कहते हैं। उसका मास हम लोग रखते हैं m, जो हमें नहीं पता अभी। और जो लाइट यानी समझिए एक थ्रेड से बना होता है, जिसकी लेंथ है हमारे पास l और फिक्स होता है ये। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, बॉब कैन बी मेड द ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट ओ वर्टिकली अलोंग द आर्क ऑफ सर्किल। एक तरह से देखा जाए सर्किल की आर्क की तरह ये मूव कर रहा होता है। ओके, इसमें हम लोग मास इग्नोर कर सकते हैं लेकिन लेंथ इग्नोर नहीं कर सकते। साइंटिस्ट था एक गैलियो, जिसने ये डिफाइन किया था, जिसने हम लोगों का पीसा टावर से ये डिफाइन किया था कि भाई ग्रेविटी सब लोगों के लिए सेम होती है। तो इसने डिफाइन किया था कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम डिपेंड करेगा वो अपनी लेंथ पे डिपेंड करेगा, यानी कितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा इसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 1/f 2πl/g। यानी अगर l यहाँ पे चेंज होगा तभी हमारा टाइम पीरियड चेंज होगा, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम जो हम लोगों ने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था वो हमारा मास पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ डिपेंड करती है एल पे या जी पे। जी क्योंकि कांस्टेंट होता है हमारे पास किस में, अर्थ में 9.8 या 10, तो वो हम लोग लेते हैं सेम। लेकिन एल जो होता है हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आपको किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज करना है तो आप उसकी लेंथ चेंज करना है, उसका मास नहीं। यही हमारा एक प्रैक्टिकल भी होता है 9th क्लास में और मैट्रिक में भी, अगर फिजिक्स की में हो तो, जो हम लोगों का 3 अलग अलग बॉब पे, यानी 3 अलग अलग मासेस पे हम लोग 3 तरह के टाइम पीरियड नोट करते हैं और 3 अलग अलग लेंथ पे भी। तो पता चलता है कि लेंथ पे इस पर फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मास को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग साउंड पे। ये हमारा दूसरा टॉपिक आया, हमने साइप वेव के बारे में पढ़ लिया, अब साउंड के बारे में आ रहा है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है, ये कैरी होता है वेव की शक्ल में। लेकिन साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है कि वाइब्रेट हो पार्टिकल। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़बान हिली है तो मैं बोल पा रहा हूँ। तोता किस तरह बोल रहा था, तोते की ज़बान इंसानों की तरह होती है, तभी वो मज़े से बोल पा रहा होता है। तभी जो भी चीज़ वाइब्रेट होगी तब जाके उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके,
वाइब्रेशन क्या होती है? टू और फ्रो मोशन होता है, मैंने बता चुका मीन पोजीशन पे। अब जैसे हम ड्रम पीट रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ड्रम जो है वाइब्रेट हो रहा होता है, तभी साउंड बज रहा होता है। जैसे हम गिटार बजा रहे हैं तो उसमें स्ट्रिंग जो होती है वो टू और फ्रो मोशन में मूव कर रहे हैं, आगे पीछे। तो चीज़ हमारे पास होते हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है ये भी हमारा वाइब्रेट होता है, तभी हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब साउंड की भी काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी 3 से 4, तो वो भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहली चीज़ होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये डिफाइन करती है, जैसे हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पीछे ही पढ़ा हुआ है भाई। एम्पलीट्यूड ये डिफाइन करेगी कितना साउंड लाउड है। जैसे मैं कितना हल्का बोल रहा हूँ या कितना तेज़ बोल रहा हूँ, तो इससे मेरी आवाज़ हल्की या तेज़ हो सकती है। अगर मैं हल्के हल्के बोल रहा हूँ तो मेरा एम्पलीट्यूड कम है, अगर मैं तेज तेज बोल रहा हूँ तो मेरा एम्पलीट्यूड लाउड है। सही है। एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, या हम लोग अपनी ज़बान में जो बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई वॉल्यूम तेज़ कर या वॉल्यूम कम कर दे, तो वो असल में हम लोग एम्पलीट्यूड कम कर रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड तेज़ कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ हमारी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए काम आती है वो डिवाइस कहलाती है हमारी एम्पलीफायर। ओके। ऐसे ही देखें, एक चिड़िया की मिसाल बनाई हुई, जैसे चिड़िया हल्के हल्के चींची कर रही है तो इस तरह की वेव जा रही है। वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, वेव लेंथ सेम है, बट फर्क किस में आया? इसके एम्पलीट्यूड में। सही है। और नीचे जो चिल्ला के बोल लिया उसके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन बाकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सब सेम है। तो ये चीज़ होती है हमारी एम्पलीट्यूड। यानी क्वाइटर की हमारे पास एम्पलीट्यूड कम होगा, जैसे ऊपर वाली चिड़िया का था, और लाउडर का हमारे पास नीचे वाली चिड़िया की तरह का होगा। दूसरी चीज़ होती है पिच। पिच डिफाइन करती है हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। फ्रीक्वेंसी हमारी लो आ रही है, ज़्यादा आ रही है, जैसे कि औरतों की आवाज़ हल्की होती है, किस बात से? उनकी पिच जो होती है हल्की होती है, और मर्दों की पिच थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी आवाज़ भारी होती है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, वैसे देखा जाए तो ये डिपेंड करता है आदमी और औरत की आवाज़ पे। लेकिन फिलहाल पिच ये डिफाइन करती है कि हमारी साउंड कितना ज़्यादा चेंज है, कितना ज़्यादा श्रिंक है, या कितना ज़्यादा हल्का है, या कितना ज़्यादा भारी है। ओके। अब जैसे मैं स्लो स्लो बोल रहा हूँ तो मैं स्लो स्लो फ्रीक्वेंसी बन रही होगी, लेकिन अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रही होगी। तो ये चीज़ होती है हमारे पास पिच, जो हम डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने तेज़ बोल के डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं अगली क्वालिटी की तरफ। एक क्वालिटी ये भी होती है साउंड की, कैरेक्टरिस्टिक, एको। एको हम लोगों का ये डिफाइन कर रहा होता है कि साउंड कितना रिफ्लेक्ट बैक होता है। ओके। अगर मैं जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ और दीवार से टकरा के मुझे आवाज़ अपनी वापस सुनाई दे रही है, तो ये भी एक साउंड की प्रॉपर्टी होती है, और ये कहलाती है एको। अब व्हाट हैपन व्हेन द साउंड इज मीट द साउंड वेव मीट द हार्ड सरफेस? जब हार्ड सरफेस से साउंड टकराता है तो वापस टकरा के आ जाता है। इस रिफ्लेक्ट बैक सरफेस को हम लोग बोलते हैं एको। ये हमारी साउंड की सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी थी, आखिरी प्रॉपर्टी थी साउंड क्वालिटी या टिम्बर। ये हम लोगों को बताता है कि साउंड कितना ज़्यादा प्लेजेंट है, कितना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हम लोग बोला जाए कि नॉइज़ और म्यूज़िक में फ़र्क क्या है। म्यूज़िक साउंड वो होता है जो हमारे दिमाग को या फिर हमारे कानों को प्लेजेंट फील करे, यानी अच्छा फील करवाए। और नॉइज़ वो होती है जो हमारे कानों में चुभे और जहर लग रहा हो, वो चीज़ होती है हमारे पास नॉइज़। ये दोनों में फ़र्क है। बीट्स क्या होती हैं? ये हमारे पास टॉपिक तो हमारे पास साउंड से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारी साउंड की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, ये अलग चीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती है। बीट हम लोगों की ये डिफाइन करती है भाई कि हमारी दो साउंड चल रहे हैं, जैसे मैं एक बोल रहा हूँ, एक बंदा और चिल्ला के बोलना शुरू कर दे, तो हमारे पास क्या होगा भाई? एक तरह की बीट क्रिएट हो जाएगी, यानी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड हम लोगों को कहलाता है बीट। जब दो साउंड आपस में इंटरफेयर करें, ओके, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ग्रीन लाइन शो करवा रही है कि हमारा आखिरी वेव क्या आ रही है। एक रेड लाइन है, एक ब्लू लाइन है। अब जैसे ब्लू लाइन और रेड लाइन जहाँ मिल रही है वहाँ हमारे पास ग्रीन लाइन बड़ी हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। यानी मैं अगर गाना गा रहा हूँ, मेरे साथ कोई और गाना गाना शुरू किया, आवाज़ तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं गाना गा रहा हूँ उसकी उल्टी आवाज़ में कोई गाना शुरू किया, कोई और गाना, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे देखें, ऊपर रेड वाली और नीचे ब्लू वाली दोनों अपोजिट है, तो ग्रीन लाइन क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पे होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब ये एक साउंड दूसरी साउंड को कैंसिल कर दिया, एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को कैंसिल कर दे, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और अगर ऐड हो जाए उसमें और बड़ा कर दे उस सिग्नल को, तो कंस्ट्रक्टिव होता है। बीट क्या होती है? अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाए साउंड की, तो हमारी बीट कहलाती है, एक तरह का इंटरफेरेंस होता है। समरी हम लोग इस तरह ही कर सकते हैं साउंड की कैरेक्टरिस्टिक की, कि लाउडनेस ये डिफाइन करता है कि इतना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, पिच ये डिफाइन करती है क्या फ्रीक्वेंसी है, और क्वालिटी ये डिफाइन करती है कितना साउंड मिक्स है या कितना साउंड क्लियर है और कितना प्लेजेंट फील कर रहा है। डेफिनेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक, ये मैंने ऐसे टॉपिक लिख दिया बस सिंपल बताने के लिए, कि अल्ट्रासोनिक हमारा मेड जो होता है बना होता है दो वर्ड से, एक अल्ट्रा से एक सोनिक से। अल्ट्रा के माने होते हैं बियॉन्ड, सोनिक माने साउंड। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी वो होती हैं जो हमारी 20 किलोवाट से लार्जर होती हैं। यानी अल्ट्रासोनिक वेव हम सुन नहीं सकते, हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, लेकिन
नुकसानदेह साबित नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, वो डिपेंड है किस तरह की हो, ज़्यादा उसकी हो। लेकिन नॉर्मली जो ऑडियोबल रेंज होती है इंसान की, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक में जाती है, और उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी इंफ्रा साउंड वेव में जाती है, इंफ्रासोनिक में भी जाती है। जैसे चूंटी की आवाज़ हो गई, हाथी की आवाज़ हो गई, तो ये सब चीज़ें इसमें काम कर रही होती हैं। बाकी यहाँ पे शुरू होता है MCQs टाइम। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इट्स कॉल्ड, क्या होता है भाई, इस पर जो मार्क हुआ है, ये गलत मार्क हुआ है। इन सब चीज़ों को अगर आपने समझ लिया, सुन लिया, तो उसके आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मिट गया, तो उसको फिलहाल छोड़ दिएगा। लेकिन बाकी सब चीज़ों की अगर आपने वीडियो देखी है, तो मुझे इसका आंसर दे के बताएं कि ये चीज़ क्या होती है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दें, और जितनी नॉलेज बांट सकते हैं बांटें। ओके, और अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।